हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए.के. एडजोन। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे संघ सीलन टेट्रा या नाइडेरिया। यह वीडियो टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। संघ निडेरिया का पुराना नाम सीलन टेट्रा है। सीलन टेट्रा जंतुओं में टीनोफोरा को भी शामिल किया गया था, यानी कि जो सीलन टेट्रा था पहले उसमें टीनोफोरा भी शामिल था इस संघ में, लेकिन टीनोफोरा को अलग करने में संघ के रूप में स्थापना करने के बाद संघ सीलन टेट्रा को निडेरिया नाम दिया गया, यानी कि टीनोफोरा को संघ सीलन टेट्रा से अलग कर दिया गया। लेकिन काफ़ी प्रचलित होने के कारण यह नाम भी प्रयोग किया जाता है। निडेरिया में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, टीनोफोरा में इनका अभाव होता है, यानी कि टीनोफोरा जो संघ होता है उसमें दंश कोशिकाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। संघ सीलन टेट्रा या नाइडेरिया। सीलन टेट्रा में आंत्र ही शरीर की एकमात्र गुहा होती है, इसलिए इनको सीलन टेट्रा कहा जाता है। सन 1847 ईस्वी में ल्यूकर्ट ने सीलन टेट्रा कैविटी एंड टॉर्न टेस्टिन संघ की स्थापना की और हर्शेक ने 1878 में इस संघ का नाम नाइडेरिया रखा, यानी कि इसमें दो वैज्ञानिकों का सहयोग रहा है। यानी कि 1847 ईस्वी में ल्यूकर्ट ने सीलन टेट्रा संघ की स्थापना की और इस शब्द को लाए, लेकिन 1878 में हर्शेक ने इस संघ का नाम बदलकर नाइडेरिया रखा। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि हर्शेक ने 1878 में इस संघ का नाम क्या रखा, तो उन्होंने नाम दिया नाइडेरिया। इसमें क्या है कि नाइडेरिया जो होता है संघ, इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसमें अरस्तु ने इन जंतुओं में दंश प्रवृत्ति का अध्ययन किया था। जो अरस्तु थे उन्होंने इनमें दंश कोशिकाओं का अध्ययन किया था, एनालिसिस किया था, जिनको नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कहते हैं। जो दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें, इनको नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। इस संघ के सभी जीवों की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। संघ सीलन टेट्रा या नाइडेरिया, इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं वो सभी समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि अलवणीय जल में, ब्राइन सॉल्यूशन, नमक वाले जल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज इनकी एक्सेप्शन रूप में भी आती है, जैसे हाइड्रा क्या है कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नंबर 2 देख लेते हैं। ये जंतु बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, यानी कि विभिन्न कोशिकाएं डिपेंडेबल होती हैं प्रत्येक कार्य को करने के लिए। अरियस सम्मित, यानी कि जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसको काटें तो ये इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो केंद्र से होते हुए काटेंगे, केंद्र उसमें प्रेजेंट होगा। द्विकोरिक, डिप्लोब्लास्टिक तथा प्रोटोस्टीमिया होते हैं। इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन होता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें ऊतक जो होता है, टिश्यूज पाए जाते हैं और उस तरह का शारीरिक बनावट इनकी शरीर की होती है, जमावट होती है। नंबर नेक्स्ट, ये जंतु एकल, सैलेटरी, निवही, कॉलोनिकल, स्थानबद्ध, सेडेंट्री या स्वतंत्र, फ्री स्विमिंग होते हैं। ये जंतु अपने आप में अकेले भी रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और ये कॉलोनिकल, समूह बनाकर भी ये रहते हैं। ये जीव जो होते हैं समूह बनाकर भी रहते हैं और स्वतंत्र अवस्था में तैरते रहते हैं, जल के ऊपर ये पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, इनके शरीर के मध्य में गुहा पाई जाती है। जो इनकी बॉडी होती है उनके मध्य में, मीडियम में एक गुहा पाई जाती है, जिसे सीलनट्रॉन या जठर वाहिनी गुहा नाम दिया जाता है। तो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि सीलन टेट्रा संघ के जंतुओं में शरीर के मध्य में कौन सी गुहा पाई जाती है, तो सीलनट्रॉन या जठर गुहा पाई जाती है, जो शीर्ष पर मुख में होता है। यानी कि इनमें एक ही एनस पाया जाता है, एक ही एनस मतलब एक ही छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जो मुख यानी कि मुंह व गुदा दोनों प्रकार का कार्य करती है। यानी कि खाने भी उसी छिद्र में को खाते हैं और जो भी क्रिया मतलब एक्सक्रेशन करेंगे, जो भी उत्सर्जन करेंगे, बॉडी का मलमूत्र का विसर्जन करेंगे, वो भी उसी छिद्र के माध्यम से ही करेंगे। नेक्स्ट नंबर है, मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं, जो शिकार पकड़ने व गमन करने में सहायक होते हैं। जो इनका मुख होता है उनके चारों ओर क्या है, सिलिया नामक एक संरचना पाई जाती है, वो क्या करती है,
यानी कि वो भोजन को पकड़ने, शिकार करने व गमन करने में सहायक होती है। इनकी देहभित्ति में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनकी जो ये है सिलिया हैं, इन्हीं में क्या है कि दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेमेटोसाइट्स कहा जाता है, जो आत्मरक्षा, अपनी रक्षा करते हैं, दूसरे अन्य जीवों से करने में सहायक होती हैं, किसी भी आधार, बेस से चिपकने में सहायक होती हैं। जो भी कोई पत्थर नुमा संरचना पाई जाती है समुद्र में, तो उन पर क्या है कि उन दंश कोशिकाओं से वो किसी पत्थर पर बेस से चिपक जाते हैं। इनके अभाव बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर व अंतर कोशिकीय पाचन होता है। कहने का मतलब ये है कि इनकी बॉडी में यानी कि बाह्य कोशिकीय और अंत कोशिकीय दोनों प्रकार का डाइजेशन सिस्टम्स पाया जाता है। नंबर नेक्स्ट, इनमें द्विरूपता, डाइमॉर्फिज्म या बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। इनके दो रूप पोलिप तथा मेड्यूसा पाए जाते हैं। आराम से हम पढ़ेंगे इसमें कि पोलिप क्या होता है और मेड्यूसा क्या होता है। यानी कि जो पहले होता है, यानी कि जब किसी कोशिका से दूसरा कोई जीव बनता है तो वह फॉर्म कहलाती है पोलिप, तथा मेड्यूसा जो पाई जाती है वो लास्ट वाली इनकी अवस्था होती है, मेडूसा कहलाती है। पोलिप क्या होते हैं? पोलिप बेलनाकार, स्थानबद्ध तथा अलैंगिक जनन करके मेड्यूसा उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि पोलिप बेलनाकार होते हैं, सिलेंडर कैसे होते हैं? तो ये बेलनाकार होते हैं, स्थानबद्ध तथा ये अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से बनते हैं, उत्पन्न करके मेड्यूसा उत्पन्न करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन होता है और ये बडिंग के द्वारा बनते हैं, जबकि मेड्यूसा जो बनेगी छत्र आकार, स्वतंत्र तथा लैंगिक जनन करके पोलिप उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जबकि मेड्यूसा है वो छत्र आकार, स्वतंत्र तथा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पोलिप उत्पन्न करते हैं, जो पोलिप बनाएंगे। नंबर नेक्स्ट है, पोलिप व मेड्यूसा में पीढ़ी एकांतरण, अल्टर मेशो ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जो पहले पोलिप व मेड्यूसा बनेंगे, पहले पोलिप बनेगा फिर बाद में मेड्यूसा बनेगा, तो इनमें पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है, वो जनरेशन चलती रहती है, जिससे मेटाजेनेसिस कहते हैं। इनकी जो अवस्था है पोलिप से मेड्यूसा बनने की, उसको अवस्था को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। तो पूछ लेता क्वेश्चंस कि पोलिप व मेड्यूसा में पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहते हैं मेटाजेनेसिस। नंबर नेक्स्ट, इसके सदस्य जो होते हैं एक लिंगी, एक लिंग वाले तथा द्विलिंगी, दोनों लिंग वाले होते हैं। इनमें अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या है कि मुकुलन द्वारा, बडिंग जो प्रक्रिया थी, हमने पहले की वीडियो में बताया था कि बडिंग क्या होता है, एक बार फिर से हम बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। जो बडिंग होता है, जीव होता है, उसी में क्या है कि एक दूसरी कोशिका एक उभार बनने लग जाता है। उभार बनने के साथ साथ वो धीरे धीरे मतलब ग्रोथ करने लगता है, वो और ग्रोथ करने के बाद फिर वो बड़ा हो जाता है उसी की मदर सेल के जैसा, और वो उस मूल कोशिका से अलग होकर अपना एक नया जीव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं मुकुलन या बडिंग प्रक्रिया। तथा लैंगिक जनन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो युग्मक द्वारा, गैमीट्स द्वारा होता है, सलियन के द्वारा। जो गैमीट्स है युग्मक बनेंगे ओवरी एंड स्पर्म के द्वारा, इसमें लैंगिक जनन होता है। इसके जो जनन होते हैं सरल व नालिका विहीन होते हैं। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, परिवर्ध्य अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, जो इसमें परिवर्ध्य अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसमें लार्वा वाली अवस्था भी पाई जाती है। इस लार्वा वाली अवस्था को प्लेनुला कहा जाता है, जिसमें लार्वा बनता है उस अवस्था को प्लेनुला कहा जाता है। डायग्राम देख लेते हैं, ये हाइड्रा है और जानेंगे हम इसमें प्रत्येक जो वर्क करता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। ये हाइड्रा जो होता है बताया था कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और ये मुख्य रूप से पोखर, तालाब, नदी में देखने में मिलता है। जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा हाइड्रा का, देखो यहाँ से जो बॉडी बननी है इसकी, ये बडिंग प्रक्रिया है, एक दूसरा उभार ले रहा है। यही जीव क्या है कि यही ऑर्गन्स धीरे धीरे वृद्धि करता रहता है, अपने
मूल जीव के जैसा बनने लगता है। ये इसमें क्या बनने, सिलिया बनने, जिनको लेंटेसिल कहा गया। लेंटेसिल मतलब ये गमन करने चलने फिरने में सहायक होती हैं। और ये इसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म वाली अवस्था है वो बॉडी के बाहर की तरफ को होती है, और जो एंडोडर्म है वो बॉडी के अंदर होती है। दोनों के प्रकार को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस मतलब अंदर, एक्टोडर्म जो होती है बाहर की तरफ और एंडोडर्म अंदर की तरफ। इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक लार्वा पाया जाता है। लार्वा जिसे हम कहते हैं जिलेटिन का बना होता है, कोशिका स्तर जिलेटिन का बना होता है, जिसको मीजोगिलिया कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप, मीजोगिलिया, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म कोशिका के मध्य में पाया जाएगा। ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन बनता है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में क्या पाया जाता है, तो वह जिलेटिनी मीजोगिलिया पाया जाता है। ये क्या होती है, ये कोशिका संकुचनशील होती है, इनमें पेशीय तंतुक मसल्स फाइबर्स होते हैं। जो एंडोडर्म की कोशिकाएं पाचक एंजाइम स्त्राव हेतु अनुकूलित होती हैं। ये यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बन रही है, ओवरी है, अंडाशय का निर्माण होता है। ये हाइपोस्टोमी, ये जो यहाँ पर एक कैविटी पाई जाएगी जो मुख है, और यहीं से एनस होता है। एनस मतलब एक छिद्र पाया जाएगा इसकी बॉडी में, वही जो खाने का है, मतलब खाएगा भी उसी से, और एक्सक्रेशन यानी कि मलमूत्र का त्याग भी उसी से करेगा, एनस से करेगा। जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो विशिष्टीकृत बॉडी होती है, कुछ सिलेंट्रेट जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट्स यानी कि CaCO3 का बना कंकाल पाया जाता है। हाइड्रा के बारे में और जान लेते हैं। इसके और मुख्य सिलेंट्रेट जंतु क्या क्या होते हैं। हाइड्रा आपने डायग्राम में देख लिया, और इसकी दूसरी स्पीसीज़ हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इसकी दूसरी कुछ स्पीसीज़ दी हुई है यहाँ पर। ये यहाँ से ये इसके क्या होते हैं, ये हाइपोस्टोम्स होते हैं जो स्पर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये हाइपोस्टोम्स दिए हुए हैं, और ये क्या करते हैं कि ये भोजन को ग्रहण करने तथा प्रचलन तथा सुरक्षा में सहायक होते हैं। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स में दिए हुए हैं, भोजन को पकड़ने, अपना शिकार करने और अपने सुरक्षा के रूप में, बॉडी को बचाने के रूप में कार्य करते हैं। इसके जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं वो हो जाएंगे ओबेलिया। ओबेलिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक पौधेनुमा संरचना बनाता। जो ओबेलिया होता है वो पौधेनुमा संरचना बनाता। दूसरा जेलीफिश जो होती है एक प्यालेनुमा, जैसा कप, चाय पीने वाला कप होता, वो उसमें एक प्यालेनुमा संरचना बनाता। तीसरा हो जाएगा फाइसेलिया भी कुछ इसी तरह का होता है, उसमें कुछ पर बना हुआ होता है, एक आकार सा बना हुआ होता है। इस प्रकार से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार का ये बना होता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सब बॉडी बना हुआ होगा, और इस प्रकार से इसमें लटके हुए कुछ स्पर्शक होंगे, जिसको हम कहेंगे फाइसेलिया। ये फाइसेलिया का डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एनस पाया जाएगा, इसके मुख जिसको हम मुख कह रहे हैं, एनस, और इसी से क्या करेगा ये एक्सक्रेशन और भोजन ग्रहण इसी से एनस से करेगा, क्योंकि यही छिद्र होता है इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए भी और एक्सक्रेशन करने के लिए भी। दूसरा हो जाएगा सी एनीमोन, इसको मैट्रीडियम भी कहा जाता है। ये किस प्रकार की संरचना होती है मैं बताता हूँ आपको। ये इस प्रकार की संरचना प्रदर्शित करता है, और ये भी मतलब कुछ अजीब सी इनकी स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। इसमें कुछ इस प्रकार की शेप होगी, और ये टेपिस्टोम्स, हाइपोस्टोम्स, इस प्रकार से इसका जो मैंने दिखाने का प्रयास किया यही है, लगभग कंप्लीटली यही है, सी एनीमोन और मैट्रीडियम। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है। थैंक यू दोस्तों।